लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सेल उस कोशिका के बारे में था। उससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रिच एग मीन शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की या जीव शरीर की वह है तंत्रिका कोशिका, जो पूरे शरीर में लगभग फैली होती है, जिसका नेटवर्क फैला होता है। इसके बाद एक क्वेश्चंस बनता है वायरस से भी रिलेटेड। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन सामान्य सा एक क्वेश्चन है कि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कड़ी के रूप में जानते हैं। मीन्स दैट कैन बी अ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। तो इसके आंसर के रूप में हम वायरस लिखते हैं, जो एक अकोशिकीय और अति सूक्ष्म जीव है, जिसका शरीर न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए या आरएनए और उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग के द्वारा बना होता है। वायरस जब तक किसी होस्ट बॉडी से बाहर है, किसी होस्ट शरीर से बाहर है, तब तक वह एक निर्जीव की तरह क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। और जैसे ही वायरस किसी शरीर के अंदर इंटर करता है, वह अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है। दैट्स वाई वायरस को हम सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी के रूप में जानते हैं। हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। सेल की संरचना कैसी होती है, मीन्स किसी कोशिका की संरचना कैसी होती है, बनावट कैसी है उसकी। कोशिका का निर्माण सामान्यतः कोशिकांगों से मिलकर होता है। विभिन्न प्रकार के कोशिकांग एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जो सामूहिक रूप से किसी कोशिका का निर्माण करते हैं। मुख्यतः कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर कोशिका को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा है साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक के रूप में जानते हैं। नाउ we are going to discuss about the प्रोटोप्लाज्म नाम सुना होगा, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म क्या है या जीवद्रव्य क्या है। तो कोशिका का स्ट्रक्चर लास्ट टर्म पे आपको कोशिका का डायग्राम बनाने के लिए बताया गया था। उस डायग्राम में आपने देखा होगा कि देयर आर लिक्विड, कोशिका के अंदर एक लिक्विड फील्ड होती है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर भी अपना एक तरल पदार्थ होता है। तो सामूहिक रूप से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सम्मिलित रूप से हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं या जीवद्रव्य का नाम देते हैं। मतलब वह तरल पदार्थ जो किसी कोशिका के अंदर पाया जाता है और जीवन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को या जीवद्रव्य को जीवन का आधार भी कहते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल। संरचना की दृष्टि से कोशिका का पहला पार्ट जो है वह है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। डायग्राम में देखा होगा आपने, सबसे बाहरी रूप में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन जो पतला लचीला होता है। यह मेम्ब्रेन या यह झिल्ली सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब है अर्ध पारगम्य, और जीवित भी होती है। ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट हैं जो अलग अलग कंपटीशन से पूछे जा सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जीवित होती है।
लिविंग है, और अर्ध पारगम्य होती है, मीन्स सेमी परमेबल होती है। इसको हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, मीन्स चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, क्योंकि यह अपने से होकर कुछ ही पदार्थों को अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति देती है, सेलेक्ट करती है कि किसकी आवश्यकता है अंदर आने की और किसकी आवश्यकता है बाहर जाने की। कोई भी पदार्थ बिना किसी रोक टोक के आसानी से इस मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकता, इसलिए इसे हम सेलेक्टिव परमेबल कहते हैं। यह इसकी अपनी एक विशेषता है। यह स्ट्रक्चर, अगर इसकी बनावट के बारे में बात करें तो बहुत सारे इसके मॉडल जो हैं दिए गए विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन जो सर्वमान्य मॉडल था वह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दैट इज़ गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, जिसके द्वारा यह बताया गया कि यह मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर, मतलब लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, जिसमें 2 टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। जो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल अंदर होते हैं जिन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल बाहर की तरफ होते हैं सरफेस पे मेम्ब्रेन के, जिसको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। लिपिड की लेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे धसे होते हैं जैसे किसी सतह पे मोज़ेक लगा होता है। तो मोज़ेक का जो आप लोगों ने घरों में देखा होगा, फर्श पे मोज़ेक लगाया जाता है, तो डिफरेंट कलर्स के मॉलिक्यूल्स जो है एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं सतह में। वैसे ही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिपिड की लेयर में धसे होते हैं, जिसके द्वारा मोज़ेक का अपीयरेंस आता है, इसलिए हम इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। कोशिका मेम्ब्रेन का जो काम होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यह किसी कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, मीन्स दिस बाउंड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल इन अ बाउंड्री। एक सेल को सेल मेम्ब्रेन निश्चित सपोर्ट देती है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है, अस्थायित्व प्रदान करती है। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मीन्स जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेलेक्टिव परमेबल होती है, तो इसकी अनुमति के साथ ही मटेरियल्स का आदान प्रदान इसके द्वारा हो सकता है। जंतुओं में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही सीलिया का निर्माण किया जाता है। कुछ जंतुओं में सीलिया मीन्स शरीर पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम सीलिया कहते हैं, जिसकी सहायता से कुछ जंतु मूव करते हैं। फ्लैजिला पाया जाता है, मीन्स टेल लाइक स्ट्रक्चर पाया जा सकता है। और माइक्रोविलाई मीन्स बहुत छोटे छोटे रोम लाइक स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं, जिसका निर्माण भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, इट कीप्स द सेल टुगेदर, मीन्स जो सेल जंक्शंस होते हैं उन जंक्शंस के द्वारा ये विभिन्न कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखती है। तो सेल मेम्ब्रेन के सहायता से कोशिकाएं आपस में जुड़ी भी रहती हैं। तो ये एक सेल मेम्ब्रेन का वर्क हुआ। नाउ सेल मेम्ब्रेन्स के अलावा कुछ ऐसे जीव भी हैं, जैसे वनस्पतियाँ हो गई, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आवरण पाया जाता है जो सामान्यतः रिजिड होता है, कठोर होता है, नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव होता है। ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग निर्जीव होता है, सेल वॉल निर्जीव होती है और कंप्लीटली परमेबल होती है, मतलब कि इट अलाउज ऑल द मटेरियल टू पास थ्रू इट, मतलब कोई भी मटेरियल इसके द्वारा आसानी से आर पार जा सकता है और आ सकता है। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफ्रेंशिएशन है, ध्यान रखेंगे आप। सेल वॉल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे वनस्पतियों में सेल वॉल सामान्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की बॉडी में जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति बनी होती है वह पेप्टाइडोग्लाइकैन नामक पदार्थ की बनी होती है। और फंजाई नामक
जीव में कोशिका भित्ति या सेल वॉल काइटिन नामक तत्व की बनी होती है। सेल्यूलोज, काइटिन ये दोनों ही एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं और पेप्टाइडोग्लाइकैन इज द कॉम्बिनेशन, यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक सम्मिलित रूप है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन और फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके साथ ही सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है और कंप्लीटली परमेबल होता है, मीन्स पूर्ण पारगम्य होता है, पूर्ण पारगम्य होता है। ठीक है। वर्क की बात करें कि सेल वॉल का यूज क्या है, तो सेल वॉल प्रोवाइड्स द शेप ऑफ द सेल, किसी कोशिका के आकार को बनाए रखता है, प्रोटेक्शन देता है, मीन्स इसे बाहरी किसी चोट से या झटके से बचाने का काम करता है, सूखने से बचाने का काम करता है, प्रिवेंट देयर डेसिकेशन, नमी की वजह से सूख ना जाए कोई वनस्पति उस या जीव, उससे बचाने का काम करता है। प्लांट सेल वॉल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल स्ट्रक्चर्स में अगले पार्ट के रूप में साइटोप्लाज्म, 3 पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। पहला था सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। तो दूसरा पार्ट है आपका साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो न्यूक्लियस के साथ मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करता है, मीन्स प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है, जो जीवन के आधार के रूप में जानी जाती है, जिसमें जीवन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से सभी सेल ऑर्गेनेल्स में सभी कोशिकांगों के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। तो एक न्यूक्लियस, एक कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म बाउंडेड होता है, जो एक तरल गाढ़ा परभासी मीन्स ट्रांसलूसेंट या चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स समान रूप से पाए जाते हैं और अपना अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। मीन्स साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स द गुड मीडियम फॉर द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द कोशिकांग्स और सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स को डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जीवन से जुड़ी प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वह साइटोप्लाज्म के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। साइटोप्लाज्म इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। इनऑर्गेनिक पदार्थों में खनिज, लवण, जल इत्यादि पाए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाई जाती है प्रोटोप्लाज्म में। और मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। ठीक है। उनके कार्यों में सेल मीन्स कोशिकांगों के कार्यों में साइटोप्लाज्म की भूमिका अहम होती है, क्योंकि जीवन से जुड़ी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वह सभी कोशिकांगों के द्वारा साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म की जाती है, संपन्न कराई जाती है, जिससे जीवन संभव हो पाता है। तो साइटोप्लाज्म एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में है किसी भी कोशिका के अंदर।